प्रिय छात्रों, आज के इस बेरोजगारी के युग में महंगी कोचिंगों में जाना सभी के लिए संभव नहीं है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि गरीब से गरीब बच्चे तक एकदम निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। आपको सीईटी एग्जाम की तैयारी हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की या सीनियर सेकेंडरी लेवल की या थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर या फर्स्ट ग्रेड टीचर, मेरा ये चैनल आप सभी की उन्नति में सहायता करेगा और मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से लाभ उठा करके निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मैंने कई वर्षों तक मेहनत की है और इस मेहनत के साथ मैं आपको जोड़ना चाहता हूं ताकि आप भी पढ़ें और मेरे साथ ही आगे बढ़ें। तो मित्रों, आज हम शुरू करते हैं राजस्थान के एकीकरण से। जैसा कि हम सबको विदित है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, किंतु लंबे समय तक इसकी विभिन्न रियासतों में एकीकरण नहीं हुआ। राजाओं का मत किसी का पाकिस्तान के साथ जाने का था तो किसी का अपना अलग अस्तित्व रखने का। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे, और उनके सहयोगी वीपी मेनन साहब, इन दोनों के प्रयास से जिस प्रकार भारत की रियासतों का एकीकरण हुआ भारतीय संघ में, उसी प्रकार राजस्थान में राजस्थान की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ। इन लोगों ने अपनी सूझबूझ से राजाओं के दिमाग को बदला और उनको भारतीय संघ में शामिल करने का प्रयास किया। तो राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण पूर्ण हुए। इनमें पहला चरण था मत्स्य संघ। प्राचीन काल में मत्स्य संघ अलवर और भरतपुर के पास मत्स्य जनपद हुआ करता था, तो उसके नाम को जीवित रखने के लिए इन नेताओं ने विचार विमर्श किया और विचार विमर्श के बाद इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा। इसमें 4 रियासतें शामिल की गई थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। एक ठिकाना भी इसमें शामिल था, उसका नाम है नीमराणा, जो अलवर के पास स्थित है। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी की शुरुआत करता है पढ़ने के लिए तो वो ABCD से शुरुआत करता है, तो इसको हम याद रखेंगे ABCD के तौर पर। A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर। ये चूंकि राजस्थान के पूर्व में इनकी लोकेशन है, इसलिए ये पहला चरण और इसका नाम है मत्स्य संघ। इस संघ के राज प्रमुख बनाए गए महाराणा उदयभान सिंह जी को, जो धौलपुर के महाराजा थे, और इस संघ का उपराज प्रमुख करौली के महाराजा गणेश पाल को बनाया गया। इस संघ में प्रधानमंत्री बनाए गए शोभाराम कुमाऊं, जो अलवर प्रजामंडल से संबंधित थे, और इसमें 2 उप प्रधानमंत्री भी रखे गए। एक थे गोपीलाल जी यादव और दूसरे थे युगल किशोर जी चतुर्वेदी। गोपीलाल जी यादव जो थे वो भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे, इसलिए उनको उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया और इसका क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर। इस संघ का उद्घाटन भरतपुर के अजय दुर्ग लोहगढ़ में किया गया, जिसके उद्घाटन करता थे केंद्रीय मंत्री NV गाडगिल। और राजस्थान के एकीकरण का यह प्रारंभिक चरण था। इसके बाद स्नेह स्नेह यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रही, जिसमें सरदार पटेल की सूझबूझ और मेनन साहब के प्रयासों से फिर दूसरा चरण शुरू होता है। द्वितीय चरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ और इसकी राजधानी थी कोटा। हम याद रखेंगे कि कोटा द्वितीय चरण था और कोटा अक्षर में 2 अक्षर आते हैं कोटा में, को और टा, यानी 2 अक्षरों का नाम है कोटा और इसकी द्वितीय चरण की राजधानी रखी गई कोटा। इसका उद्घाटन पहले चरण के 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री NV गाडगिल साहब ने किया। इसमें कुल 9 रियासतें थी और इस संघ की राजधानी कोटा बनाया गया और इसका उद्घाटन भी कोटा में हुआ। हम सूत्र रखेंगे केश कैर मतलब है कोटा और किशनगढ़। 20 कैर का मतलब है बूंदी और बांसवाड़ा। तो एक तो हो गया केश कैर, कोटा और किशनगढ़, दूसरा हो गया 20 कैर बूंदी और बांसवाड़ा। फिर झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक रियासतें इसमें शामिल की गई। कुल 9 रियासतें थी
और इसमें एक ठिकाना भी था जो टोंक जिले में पड़ता था, उस ठिकाने का नाम है लावा। इसका कुल क्षेत्रफल पहले से बढ़ते क्रम में है 16,807 किलोमीटर था, वर्ग किलोमीटर। इसके राज प्रमुख महाराणा भीम सिंह जी को बनाया गया और इसके उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह जी को बनाया गया और इसमें कनिष्ठ राज प्रमुख का पद भी रखा गया, जो अन्य एकीकरण के चरणों में कहीं नहीं है, वो है कनिष्ठ राज प्रमुख का पद। और कनिष्ठ राज प्रमुख का पद दिया गया डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह जी को। इस संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए गोकुल लाल आसावा। ये हमारा जो द्वितीय चरण पूर्ण होता है, फिर राजस्थान का तृतीय चरण आता है, उसका नाम है संयुक्त राजस्थान संघ। पूर्व जो सेकंड चरण था उसमें उदयपुर को मिला करके इसकी राजधानी को उदयपुर रखा गया और कोटा दुर्ग में इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने वाले व्यक्ति थे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये आई थी प्रीवी पर्स की। कोटा उदयपुर के महाराणा ने उस समय मांग की थी कि मुझे 20 लाख का प्रीवी पर्स दिया जाए। तत्कालीन नियमों में देश की किसी भी रियासत में को 20 लाख का प्रीवी पर्स का प्रावधान नहीं था। फिर भी उन्होंने धार्मिक भत्ते के तौर पर, कुछ व्यक्तिगत भत्ते के तौर पर और कुछ प्रीवी पर्स के तौर पर कुल मिलाकर के महाराणा को संतुष्ट करते हुए उनको 20 लाख की राशि प्रदान कर दी और महाराणा मेवाड़ महाराणा को इस संघ में शामिल कर लिया गया। तो मित्रों, ये हमारा तृतीय चरण पूर्ण होता है जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान संघ। राजस्थान के एकीकरण का हमारा चल रहा था और हमने 3 चरण पढ़े थे। अब हम चौथा चरण जिसका नाम है वृहत राजस्थान संघ या वृहत राजस्थान संघ, इसका गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। इसमें क्षेत्रफल में जो 4 बड़ी रियासतें थी राजस्थान में, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इन चारों का विलय चौथे चरण में राजस्थान संघ में किया गया। जो सेकंड थर्ड जो 2 चरण थे उनमें जयपुर का विलय किया गया और जयपुर को इस संघ की राजधानी बनाया गया। इसका उद्घाटन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और जयपुर के सिटी पैलेस जो कि शहर के हृदय स्थल पर स्थित था, वहां इसका उद्घाटन किया गया। और इस संघ के राज प्रमुख जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह को बनाया गया। सवाई मान सिंह जी ने जयपुर रियासत के राजस्थान में विलय के लिए एक शर्त रखी थी कि मुझे या जयपुर राज परिवार के व्यक्ति को आजीवन इसका राज प्रमुख रखा जाए। तो पटेल साहब ने वो शर्त उनकी मान्य करते हुए और सवाई मान सिंह जी को राजस्थान का आजीवन राज प्रमुख माना गया। महाराज प्रमुख के पद पर मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह जी को मनोनीत किया गया और उपराज प्रमुख के पद पर कोटा के महाराव भीम सिंह जी को मनोनीत किया गया। इस संघ के प्रधानमंत्री हीरालाल जी शास्त्री को बनाया गया, जिन्हें हम राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर याद करते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी जो बाधाएं थी वो जयपुर राज परिवार की मांग थी। उस मांग को संतुष्ट करते हुए राजस्थान के चौथे चरण का निर्माण किया गया और हम इसी तिथि को 30 मार्च को हम प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद आता है पंचम चरण। तत्कालीन समाजवादी विचारक राम मनोहर जी लोहिया ने राजस्थान एकीकरण के लिए एक राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था और उस राजस्थान आंदोलन समिति ने सबसे पहले ये मांग रखी कि जो मत्स्य संघ बना है उस मत्स्य संघ का राजस्थान संघ में विलय होना चाहिए और इसके लिए सरकार को अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने इस संदर्भ में आंदोलन भी चलाया था। उनकी मांग पर केंद्र सरकार ने जो आचार्य शंकरदेव समिति का गठन किया और उस समिति ने
तत्कालीन परिस्थितियों का और वहां के क्षेत्र का बार बार भ्रमण करके यह निष्कर्ष निकाला कि मत्स्य संघ का राजस्थान संघ में विलय उचित है और इस समिति की सिफारिश पर 15 मई 1949 को पहले के जो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण थे उनमें जो प्रथम चरण मत्स्य संघ था उसका 15 मई 1949 को विलय कर दिया गया और राजस्थान का 5वां चरण एकीकरण का पूर्ण हुआ। इसके बाद आता है छठा चरण या षष्ठम चरण जो 26 जनवरी 1950 को जिस दिन हमारा देश गणतंत्र बना उसी दिन सिरोही को राजस्थान संघ में मिलाया गया। हम याद रखेंगे कि सिरोही की स्टार्टिंग SI से होती है और 6th चरण की भी शुरुआत SI से होती है। तो 26 जनवरी सिरोही और छठा चरण, और इसमें जयपुर को राजधानी के रूप में 26 जनवरी 1950 को मान्यता दी गई। फिर आता है 7वां चरण और ये अंतिम चरण है। पूरे देश में उस समय A, B और C टाइप के राज्य हुआ करते थे। राजस्थान उस समय B कैटेगरी का राज्य था। फजल अली आयोग की सिफारिश पर पूरे देश के राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक अधिनियम लागू हुआ जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। वो 1 नवंबर 1956 को पूरे देश में एक साथ लागू हुआ और उसमें ABC श्रेणी समाप्त करते हुए समस्त राज्यों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक तो केंद्र शासित प्रदेश और दूसरे संपूर्ण राज्य। राजस्थान आजादी के बाद से B कैटेगरी का राज्य चल रहा था, उसकी वो B कैटेगरी समाप्त करते हुए उसको सामान्य श्रेणी का एक राज्य बना दिया गया और इसमें राज प्रमुख के पद को समाप्त करते हुए 1 नवंबर 1956 से राज्यपाल के पद का सृजन किया गया, क्योंकि वो पूर्व में ये पद A कैटेगरी के राज्यों में था। राजस्थान के राज्यपाल के पद पर सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी को मनोनीत किया गया। आपने सफलतापूर्वक लंबा समय राजस्थान के प्रारंभिक वर्षों में राजस्थान को आपने दिया और इसमें इस 7वें चरण में सुनेर टप्पा को मध्य प्रदेश से हटा करके राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा जो तत्कालीन समय में केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था उसको भी उसके अलग अस्तित्व को समाप्त करते हुए राजस्थान संघ में मिलाया गया। माउंट आबू जो पर्यटन स्थल भी था और उस समय गुजरात में शामिल कर लिया गया था, तो उसको गुजरात से वापस हटा करके राजस्थान में शामिल किया गया। इसके साथ ही दिलवाड़ा जो जैन मंदिरों के लिए विख्यात है, दिलवाड़ा को भी राजस्थान के 7वें चरण में यहाँ विलय हुआ। और हमने राजस्थान के नेताओं ने सिरोंज जो तहसील राजस्थान में थी उसको मध्य प्रदेश की मांग पर मध्य प्रदेश को प्रदान कर दिया। इस प्रकार 7 चरणों में राजस्थान के एकीकरण पूर्ण हुआ और वर्तमान जो अस्तित्व है या वर्तमान जो स्वरूप हम राजस्थान का देख रहे हैं वो 1948 से लेकर के और 1956 तक लगभग 8 सालों में 7 चरणों के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों से गुजरते हुए इस राजस्थान का निर्माण हुआ। आज हम भारत के अन्य राज्यों की तरह ही एक विधिवत संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित हैं और इसके बाद हमारा लोकतंत्र धीरे धीरे परवान की ओर बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद साथियों। मैं थोड़ा सा मेरा परिचय देता हूँ आपको कि मैंने कई बार RS का इंटरव्यू फेस किया है, कॉलेज लेक्चर के भी इंटरव्यू फेस किए हैं और मेरी जो मेहनत है उस मेहनत के साथ मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे विश्वास पर खरे उतरेंगे और मैं भी आपके कदम के साथ कदम मिला करके आपको इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।